गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग खाकी वर्दी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और बेटा सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवा तंत्र। बच्चों, हम दो बड़े टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर और एक ये भी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक है ना, वो बड़े टॉपिक नहीं आएंगे, बल्कि डेली का एक टॉपिक आपका क्लास में कवर होना स्टार्ट होगा। तो ये जो तीसरा टॉपिक है ये भी एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन जो लेंथी टॉपिक है वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पक्का पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, समझने वाला टॉपिक है। नाम है इसका ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि अपवा तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम यानी बेटा अपवा तंत्र। ठीक है, अपवा का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है ड्रेन, यानी कि जल को निकास करना, उसको बाहर धकेलना। बच्चों, आप घरों के अंदर जल यूज करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। तो वो यूज किया हुआ जल आप घर के बाहर निकालते होंगे, बिल्कुल निकालते हैं। तो बेटा आपने कभी सोचा है कि वो घर से निकाला गया जो जल है वो लास्ट में कहाँ पर जाकर रुकेगा? हमने नहीं सोचा होगा। तो जो भी हम घर के अंदर जल यूज करते हैं उसको मेरे दोस्त हम नालियों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ये नालियां जो हैं आगे चल के बड़े बड़े नालों में गिरती हैं और नाले जो हैं वो आगे चल के नदियों में गिरते हैं। और नदियां बच्चों सारे के सारे मैदानी क्षेत्र का जो जल है उसको बाहर की तरफ ले जाती है और लास्ट में वो जल गिरा दिया जाता है उन नदियों के द्वारा किसी सागर या खाड़ी के अंदर। तो नदियों के द्वारा जिस सिस्टम के तहत, जिस पैटर्न के तहत मैदानी क्षेत्रों का जल बच्चों बाहर की तरफ निकाला जाता है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अपवा तंत्र, निकासी तंत्र। आप गांव से आते होंगे और जब भी मानसून के अंदर बारिश ज्यादा होती है बच्चों, गांव के अंदर पानी भर जाता है, तो उस पानी को हम बाहर निकालते हैं। तो क्या किया जाता है, गांव के बाहर से बच्चों ड्रेनें खोद दी जाती हैं, मतलब गहरे गहरे नाले खोद दिए जाते हैं। उन नालों को ही ड्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस बरसाती पानी को अपने को बाहर निकालना है, उसका निकास करना है, उसको बाहर की तरफ अपने को निकालना है। तो बच्चों इस सारे के सारे पैटर्न को, इस सारे के सारे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है भाई, देखो एक दो बच्चा है ना स्टार्टिंग में आते ही परेशान कर देता है, क्या बताऊं यार तुम्हें। ठीक है, सर जी जल्दी जल्दी करवा दो। बेटा कभी भी तुम ये नहीं बोलते हो कि सर अच्छा करवा दो, तुम सर जल्दी जल्दी करवा दो। जल्दी जल्दी करवा के कहाँ जाओगे तुम? चांद पे जाना है क्या तुम्हें? मतलब मैंने जल्दी जल्दी करवा भी दिया, कोई चैप्टर मेरे से छूट गया, फिर क्या करोगे? फिर तुम गोले भरते हुए याद रखोगे कि यार हमारी ही गलती थी, हमने ही जल्दी जल्दी बोला था। क्योंकि यहां मौका एक बार मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ रहिएगा। और जिसको ज्यादा जल्दी है ना बेटा, वो किताबों से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे अपवा तंत्र जो है भारत का, उसको अच्छे तरीके से डिवाइड करने, उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए बेटा उसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। ये बात मेरे भी समझ में आती है ना कि जल्दी जल्दी करवाना है, ये बात मेरे को भी पता है कि भाई सिलेबस पेपर से पहले करवाना है। या तुम ही बताओगे सारी की सारी बातें मेरे को? दो भागों में विभाजित है बेटा। ये जो दो भाग हैं ये कौन से होंगे? एक को हम बोलेंगे हिमालयन अपवा तंत्र। भारत का जो अपवा तंत्र है, निकासी तंत्र है, उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हम बोलेंगे हिमालयन अपवा तंत्र, जिसको हम बोलेंगे बेटा इंग्लिश में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरा जो होगा आपका वो होगा प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र।
तो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवा तंत्र है, नदियों के द्वारा जल को जो बच्चों बाहर की तरफ ले जाया जाता है, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। और आपका एक होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। हम बात करें बेटा हिमालयन अपवा तंत्र की, तो हिमालयन अपवा तंत्र में याद रखिएगा एक बड़ा सिस्टम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इसको हम बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि हिंदी में बोलेंगे सिंधु नदी तंत्र। क्या बोलेंगे इसे? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कई बच्चे तो इतनी जल्दबाजी किए हुए हैं कि सिलेबस से ही नौकरी मिलेगी, जो सिलेबस पहले कवर करेगा उसी को बच्चों एसएससी वाले बुलाएंगे दिल्ली स्पेशल, उसका स्वागत करेंगे कि भाई साहब तूने सबसे पहले सिलेबस किया था तो तेरे को एक नौकरी हम दे देते हैं। बेटा सिलेबस पूरा करने से पहले जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे तब जाके नौकरी लगोगे, ठीक है ना। तो ये जो सिलेबस सिलेबस चिल्लाते हैं ना, ये सबसे पहले बाहर आएंगे क्योंकि इनका पूरा ध्यान जो है वो सिलेबस की तरफ है कि भाई सिलेबस टीचर की तरफ से पूरा होना चाहिए, हमें चाहे आए या ना आए। तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। तो मेरी बात को अच्छे से दिमाग में उतार लेना। समझ में आई बात? तो बेटा इस तरीके से हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र में जिन जिन नदियों को हम पढ़ेंगे वो आपकी बड़ी नदियां हैं, जिसमें एक गोदावरी नदी आएगी, बेटा दूसरे नंबर पे कृष्णा रिवर आएगी, नर्मदा और तापी नदी आएगी, नर्मदा और तापी नदी आएगी। चौथे नंबर पे हम जिक्र करेंगे कावेरी नदी आएगी, पांचवें नंबर पे जिक्र करेंगे महानदी आएगी, महानदी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे हिमालयन अपवा तंत्र की, और हिमालयन अपवा तंत्र में सबसे पहले जो नदी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट, इंडस रिवर सिस्टम, बिना किसी देरी के फटाफट हेडिंग डाल लीजिएगा, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। बेटा सिंधु नदी तंत्र का मतलब है कि इसके अंदर जो मुख्य नदी के रूप में हम पढ़ेंगे वो सिंधु नदी को पढ़ेंगे, और इसके अलावा सिंधु नदी के अंदर जो भी दाएं तरफ से बाएं तरफ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अपना पानी गिराकर सिंधु नदी को आगे बढ़ने का सहारा लगाएगी। तो जो जो नदियां सहारा देती है बच्चों किसी मुख्य नदी को आगे बढ़ने का, उनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक बोलते हैं। सहारा देने वाले को ही सहायक कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे यहां इंडस रिवर सिस्टम की। मान के चलिएगा, अब मानना है, ठीक है, अब मान के चलिएगा बेटा ये एक रेंज है, ठीक है ना। ये क्या है? एक रेंज है, और इस रेंज का नाम है बेटा कैलाश रेंज। कौन सी रेंज? कैलाश रेंज, कैलाश श्रेणी। और आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई कैलाश श्रेणी जो है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो ये हमने कहां पढ़ी थी? ट्रांस हिमालय में, ठीक है।
बेटा हम बात करें तो कैलाश रेंज के अंदर यहां पर एक झील है, और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है। और बेटा इसी मानसरोवर झील के नजदीक एक ताल है, इस ताल को बोलते हैं राक्षस ताल। क्या बोलते हैं? राक्षस ताल। बेटा इस मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा। इस मानसरोवर झील के निकट क्या है? एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा। उस ग्लेशियर का नाम है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहां पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है कैलाश रेंज के अंदर, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? चिमायुंगडुंग। बेटा चिमायुंगडुंग नाम का ये ग्लेशियर, जहां से दो नदियां निकलेंगी, एक को हम ब्रह्मपुत्र के रूप में पढ़ेंगे और एक को हम इंडस के रूप में पढ़ेंगे। ग्लेशियर एक बहुत बड़ी बर्फ की राशि होती है, और बेटा ये चिमायुंगडुंग नाम का ग्लेशियर जो एक बड़ा ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का जो एक भाग है, इस ग्लेशियर के एक भाग को हम बोलते हैं बोखरचू। क्या बोलते हैं उसे हम? बेटा उसे हम बोखरचू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोखरचू बोलते हैं, ठीक है। बच्चों इसी बोखरचू नामक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और ये निकलने वाली नदी इस तरीके से बहते हुए आती है बेटा, बल्कि इसको ज्यादा ऊपर ले गए हम, इस तरीके से आती है ये, ठीक है। हम बात करें तो लास्ट में जो ये नदी अपना पानी गिराती है वो यहां पर गिराती है। और लास्ट में ये जहां पर अपना पानी गिराती है बेटा, उसे बोलते हैं अरेबियन सी। अरब सागर, ठीक है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये क्या है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का बेटा ये कौन सा प्रांत है जहां से मैं इसको गुजार रहा हूं? इसको बोलते हैं सिंध प्रांत। तो सिंधु नदी के पास बसा हुआ प्रांत क्या कहलाएगा? सिंध प्रांत कहलाएगा, ठीक है। बच्चों इस बोखरचू नामक क्षेत्र से निकलकर जो आपका तिब्बत का क्षेत्र है, कैलाश रेंज में आता है, ट्रांस हिमालय का ये हिस्सा है, यहां से एक नदी निकलती है। निकलने वाली इस नदी को बेटा कहा जाता है सिंधी खंबान। कौन सी नदी है ये? सिंधी खंबान नदी है। बेटा मैं आपसे पूछूं कि ये सिंधी खंबान नाम की जो नदी, जिसको आगे चल के हम सिंधु बोलेंगे, इसका ये नाम कौन से क्षेत्र में है जहां से ये निकल रही है? और निकल रही है कौन से क्षेत्र से? तिब्बत क्षेत्र से। तो तिब्बत क्षेत्र के अंदर इसे क्या बोलते हैं? सिंधी खंबान बोलते हैं, ठीक है ना। बेटा हम बात करें तो ये जो सिंधी खंबान है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शेर का मुंह। ये जो एक शब्द है ना, ये तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है हिंदी में शेर का मुंह, माउथ ऑफ लायन, ठीक है। ये सिंधी खंबान नाम की नदी बेटा अपने भारत के अंदर जहां पर प्रवेश करेगी, ठीक है, उस जगह का नाम है दमचौक। और दमचौक किसका पार्ट होगा बेटा? लद्दाख का, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपका ये बना
ये बताइएगा भाई, सिंधु नदी जो है वो भारत में प्रवेश कौन से क्षेत्र में करती है? तो आप बोलेंगे लद्दाख क्षेत्र के दमचोक के अंदर बच्चों सबसे पहले ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया सर। बेटा दमचोक के बाद ये आगे बढ़ती है, और दमचोक के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो इसके ठीक नीचे की जो रेंज होगी, इसके ठीक नीचे की रेंज को हम बोलते हैं जास्कर रेंज। कौन सी रेंज बोलेंगे इसको? जास्कर रेंज। और ऊपर वाली रेंज को हम क्या बोल देंगे बेटा? लद्दाख रेंज। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये जो नदी है बेटा, ये कौन सी दो रेंज के बीच बहती है? ट्रांस हिमालय के अंदर बहती है, क्योंकि दोनों की दोनों रेंज, और खुद बच्चों जहां से ये निकल रही है कैलाश रेंज, मैंने आपको ट्रांस हिमालय में पढ़ाई। ठीक है, तो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच बहने वाली नदी को ही हम इंडस बोल रहे हैं, सिंधु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंडस बोल रहे हैं, सिंधु बोल रहे हैं। ठीक है, होते हुए बच्चों ये जो बाहर निकलती है ना, भारत से जब ये एग्जिट करती है बेटा, तो इस जगह का नाम है चिल्लास। चिल्लास। ठीक है, तो बेटा चिल्लास नामक क्षेत्र से ये क्या कर जाती है? भारत से एग्जिट कर जाती है, भारत से बाहर चली जाती है। तो यहां तक आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ये निकलती कहां से है? कैलाश रेंज से। कौन से क्षेत्र से? बोखरचू क्षेत्र से। कौन से ग्लेशियर का पार्ट है? चिमायुंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है। कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। बेटा इसे क्या कहा जाता है तिब्बत में? सिंधी खंबान। सिंधी खंबान का मतलब क्या होता है? शेर का मुंह। भारत में एंटर कहां करती है? दमचौक में। दमचौक किसका पार्ट है? लद्दाख का। उसके बाद बच्चों ये कौन सी दो रेंज के बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। बेटा सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सी है? जास्कर रेंज। सिंधु नदी के उत्तर में कौन सी रेंज है? लद्दाख रेंज। भारत से एग्जिट कहां से करती है? चिल्लास से। भारत से एग्जिट होने के बाद कहां बहती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत से होते हुए अरब सागर में गिरती है? सिंध प्रांत से होते हुए। ठीक है ना, समझ में आई बात यहां तक? चलेगा। अब हम बात करेंगे कि दमचौक और चिल्लास के बीच बहुत सारी नदियां जो है ना, इसके अंदर अपना पानी गिराने का क्या करेंगी? काम करेंगी। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरी को पढ़ेंगे, इसकी सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं ये भी साफ कर रहा हूं यहां से, क्योंकि बहुत सारी नदियां हम पढ़ने वाले हैं। आइएगा, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे, यहां पर एक ग्लेशियर है। ठीक है, इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर मैंने बताया था, इसको हम क्या बोल देते हैं? सियाचिन ग्लेशियर बोल देते हैं। ठीक है, और बेटा इसी सियाचिन ग्लेशियर का एक पार्ट है यहां पर, इसको हम बोलते हैं रीमो ग्लेशियर। और रीमो ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई काराकोरम रेंज के अंदर रीमो नाम का ग्लेशियर भी है, जिसको हम सियाचिन की जीभ बोलते हैं, टंग ऑफ सियाचिन बोलते हैं। ठीक है, बेटा यहां से निकलती है एक नदी, और निकलने वाली ये जो नदी है, ये अपना पानी गिरा देती है सिंधु के अंदर। ठीक है ना, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है बेटा शोक नदी। इसको क्या बोलते हैं हम?
शोक नदी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये कौन सी नदी है बेटा? शोक नदी। समझ में आई बात? बेटा ये मैप ही तो है। जब मैंने आपको बोला है कि इस क्षेत्र को तिब्बत मान लो, अब बेटा तिब्बत श्रीलंका के पास थोड़ी पड़ता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि तिब्बत कहाँ पड़ता है भाई साहब। लद्दाख हिमाचल प्रदेश के राइट हैंड साइड में, नेपाल के ऊपर, ये सारा का सारा तिब्बत क्षेत्र ही तो है। ठीक है ना? तो ये आप मैप ही तो मान के चलो, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जाल आएगा नदियों का। तो बच्चों वो नदियों का जाल है जो हम छोटा सा एक मानचित्र यहां लगाएंगे उसमें नहीं आएगा। ठीक है? तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, कल को तुम बोलोगे कि सर नदी के अंदर हमें पानी में उतार के समझा के लेके आओ, कि सर जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं तब तक हमारे समझ में आएगा नहीं। ठीक है बेटा? तो शोक नदी है ये, समझ में आई बात? तो शोक नदी ने पानी गिरा दिया किसके अंदर? सिंधु नदी के अंदर। यहां तक बातें समझ में आ गई? आ गई। आगे आ जाओ बेटा। ये कौन सा ग्लेशियर मैंने आपको बताया था? सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन ग्लेशियर से आगे चल के एक और नदी निकलती है, और वो नदी अपना पानी गिरा देती है किसके अंदर बेटा? शोक के अंदर। और जिस नदी ने ये पानी गिराया है ना, इस नदी को हम बोलते हैं नुब्रा। इसे हम क्या बोल देंगे? नुब्रा नदी बोल देंगे। तो बेटा नुब्रा नाम की जो नदी है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अपना पानी गिरा देती है कहां पर मेरे दोस्त? शोक नदी के अंदर। यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार फटाफट बताओ। यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार फटाफट बताएगा बेटा। ठीक है। यहां पर आपका एक शहर बसा हुआ है, जिसका नाम होगा ले। क्या होगा? ले। बेटा आगे चल के हम बात करेंगे तो यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है गिलगित। और इसी गिलगित क्षेत्र से एक नदी निकल के आएगी जो अपना पानी सिंधु नदी के अंदर गिराने का काम करेगी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के एक क्षेत्र गिलगित से निकलने वाली एक नदी अपनी सिंधु नदी के अंदर पानी गिराने का कर देती है बेटा काम, और इस नदी को हम बोल देंगे गिलगित रिवर। क्या बोल देंगे इसे? गिलगित रिवर बोल देंगे। ठीक है? आगे चल के बेटा यहां से फिर एक नदी निकल के आएगी जो अपना पानी सिंधु नदी के अंदर गिराने का क्या कर देगी? काम कर देगी। इस नदी को हम बोल देंगे गोमल रिवर। कौन सी रिवर? गोमल रिवर। ठीक है बेटा? हम बात करेंगे यहां हिंदू कुश पर्वत के पास से। ये हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है बेटा। हिंदू कुश पर्वत। और इसी हिंदू कुश पर्वत से बच्चों एक नदी निकल के आएगी, ठीक है, और अपना पानी गिराने का कर देगी काम। इस नदी को बोलते हैं बेटा काबुल नदी। काबुल तो जानते हैं अफगानिस्तान की राजधानी है। इससे हम कौन सी रिवर बोल देंगे? काबुल रिवर बोल देंगे। ठीक है? तो ये सारी की सारी नदियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये वो नदियां हैं जो सिंधु नदी के अंदर क्या गिराती हैं? पानी गिराती हैं। क्या गिराती हैं? पानी गिराती हैं। ठीक है ना? नाम याद रखने हैं भाई नरेश, बाकी कुछ याद नहीं रखना। ठीक है ना? हाँ, नाम याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। समझ में आई बात?
अब हम बात करेंगे यहां से जब सिंधु नदी निकल रही है और वहां अरब सागर में गिर रही है, तो बेटा मान के चलिएगा सिंधु नदी जब अरब सागर की तरफ जाएगी तो सिंधु नदी का मुंह आगे की तरफ होगा ना। जब सिंधु नदी का ये मुंह है आगे की तरफ, तो ये सिंधु नदी के दो हाथ होंगे ना बेटा, ये क्या होंगे, दो हाथ होंगे ना। तो ऊपर वाले हाथ से मैं लिखता हूं तो मेरा ये राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ वाला मेरा उल्टा हाथ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो बेटा ये जो ऊपर से नदियां गिराएंगी अपना पानी सिंधु नदी के अंदर, इन सारी की सारी नदियों को हम बोल देंगे राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये दाएं ओर से सिंधु नदी के अंदर पानी गिराने वाली क्या हो जाएंगी, नदियां हो जाएंगी। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये राइट हैंड साइड की क्या हो जाएंगी बेटा, ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। तो ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी, इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यदि ये तिब्बत क्षेत्र है तो तिब्बत क्षेत्र के साथ बच्चों एक तो लद्दाख लगता है, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है, मानचित्र के आप ऊपर आप देखोगे। तो बेटा मैंने आप लोगों को एक दर्रा पढ़ाया था हिमाचल प्रदेश के अंदर, बाड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा दर्रा पढ़ाया था मैंने आपको, एक बाड़ा लाचाला नाम का मैंने आपको एक दर्रा पढ़ाया था, याद है आप लोगों के। यदि आप लोगों के याद है तो मैंने बाड़ा लाचाला नाम का एक दर्रा पढ़ाया था। और बेटा ये जो बाड़ा लाचाला नाम का दर्रा है ना, ये कहां, हिमाचल प्रदेश के अंदर, बाड़ा लाचाला, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं कि ये कौन सा क्षेत्र है, हिमाचल है। शराब से याद करवाए थे मैंने। बेटा बाड़ा लाचाला नाम का जो दर्रा है, यहां से दो जलधाराएं एक साथ निकलेंगी। हिमाचल प्रदेश के इस बाड़ा लाचाला दर्रे के पास से दो जलधाराएं निकलेंगी बेटा। एक जलधारा का नाम होगा चंदर, इसको बोल देंगे चंदर धारा, ठीक है। और बेटा एक का नाम होगा बागा, एक का नाम क्या होगा, बागा। ये सारे के सारे मैं लिख के भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, लिख के भी बताऊंगा। थोड़ा सा कलेजा आप थाम के बैठो बेटा, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो चंदर नाम की जो धारा है और बेटा ये बागा नाम की जो धारा है, ये दो धाराएं बाड़ा लाचाला नाम के दर्रे के नजदीक से निकलती हैं। और निकलने वाली ये दोनों की दोनों जो जलधाराएं होंगी बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र में जाके एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। जहां पर ये मिलेंगी उस जगह को हम बोलते हैं तंडी। क्या बोल देंगे उसे, तंडी। एक आपने मंडी सुना होगा, मंडी भी हिमाचल प्रदेश में है, और एक तंडी, तंडी भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो बेटा तंडी नाम की जगह के ऊपर हिमाचल प्रदेश में ये चंदर नाम की एक धारा बागा नाम की धारा के साथ मिल जाती है। और मिलते ही बेटा इसको हम बोलते हैं चंद्रभागा। क्या बोलते हैं, चंद्रभागा। और यही चंद्रभागा जो है ना, ये कौन सी नदी होगी, चिनाब नदी होगी। कौन सी नदी होगी बेटा, चिनाब नदी, ठीक है। ये चिनाब नदी यहां से निकलती है हिमाचल प्रदेश में बहते हुए, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बहते हुए ये यहां पहुंच जाती है बेटा, पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाती है ये। तो चिनाब नदी कहां तक बहती है, पाकिस्तान तक, ठीक है, ठीक है ना। अब ये कौन सी नदी हमने बहा दी है, चिनाब नदी हमने बहा दी है। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, एक बार तुम थोड़ा सा मेरा साथ दो। मेरा साथ देने का मतलब है तुम लिखना बंद करो, कमेंट करना बंद करो, सिर्फ तुम सुनो मेरी बातों को, आंखों को अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जमाए रखो। मैं कैसे कैसे नदियों को बहा रहा हूं, बस तुम्हारा इतना काम है उनको अच्छे से देखना,
बस याद करवाना मेरा काम है, मैं याद करवा दूंगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो तुम यदि मेरे से एडवांस आगे भागोगे ना बेटा, फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली लेके चल रहा हूं चीजों को। क्योंकि एसएससी के अंदर इसी लेवल के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस में कभी हल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और हल्के क्वेश्चन पूछ भी लिए और वो उसको आप ठीक भी कर दोगे तो उसको तो पूरे भारत के बच्चे ठीक करके आएंगे। अब मान ले भारत में कितने राज्य है ये पूछ ले और तुम ठीक करके खुश हो रहे हो कि मैंने बता दिया 28 राज्य हैं, तो बेटा तुमने कोई तीर थोड़ी मार लिया है। वो तो भारत का हर एक बच्चा जो दिल्ली पुलिस का फार्म भर के आया होगा, पेपर दे के आया होगा, वो सारे बच्चे ही बता के आएंगे 28 राज्य है। तो उसमें हमें थोड़ा प्लस पॉइंट थोड़ी मिलेगा, हमें प्लस पॉइंट मिलेगा यहां पर। यदि उसने पूछ लिया कि चंदर और बागा दोनों जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पे मिलती है, तब हम बताएंगे तंडी में मिलती है। कहाँ मिलती है? तंडी में। ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक बार कमेंट करना बंद करो और इसके ऊपर फोकस करो। तो हम कहाँ आ चुके हैं? पाकिस्तान में आ चुके हैं। किसको लेके? चिनाब को लेके। कहाँ से निकली चिनाब? हिमाचल प्रदेश में। कौन से दर्रे के नजदीक से? बड़ा लाचला दर्रे। यहां से कितनी जलधाराएं निकली? 2 जलधाराएं, एक चंदर एक बागा, दोनों को जोड़ दो क्या बन जाएगी? चंद्रबागा। चंद्रबागा को क्या बोलते हैं? चिनाब। और बच्चों ये दोनों जलधाराएं एक दूसरे के साथ मिली कहां पर? तंडी के अंदर। कहां मिली? तंडी के अंदर मिली। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे कि बेटा कश्मीर के अंदर जो है ना, कश्मीर के अंदर एक झील है यहां। इस झील का नाम है वेरीनाग या शेषनाग। ठीक है? कहां पर है बेटा ये? सर J&K। तो इस वेरीनाग और शेषनाग झील से जो है ना बेटा एक नदी निकलती है। निकलने वाली ये नदी अपना पानी गिरा देती है कहां पर? चिनाब के अंदर। बेटा चिनाब के अंदर जहां पर इसने पानी गिराया, ये पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है जांग। कौन सा प्रांत है? जांग प्रांत। तो बेटा जांग प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान के जांग प्रांत में निकलने वाली वेरीनाग झील से एक नदी जिसका नाम हम बोलेंगे झेलम रिवर। कौन सी नदी? झेलम नदी। तो बेटा ये झेलम नदी अपना पानी किस में गिराएगी? चिनाब में। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी? सर जी ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये चिनाब के अंदर पानी गिरा रही है। ठीक है बच्चों, इस झेलम के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पीओके क्षेत्र है। और इसी पीओके क्षेत्र से एक नदी निकलती है यहां से, जम्मू कश्मीर और पीओके के बॉर्डर के पास से एक नदी निकलती है बेटा। और निकलने वाली ये नदी पाकिस्तान में जाके झेलम नदी में पानी गिरा देती है। बेटा इस नदी का नाम है किशन गंगा, इसको नीलम नदी भी बोलते हैं। किशन गंगा नदी। और इसको भारत में किशन गंगा बोलते हैं, पाकिस्तान में इसे नीलम रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलम रिवर। ठीक है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो अंजलि नाम की लड़की बोल रही है सर कि एक नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बेटा वो नौकरी आप ये भी तो देखिएगा कि कितने करोड़ लोगों में से आप वो भाग्यशाली बनोगे जिसको ये नौकरी मिलेगी। ठीक है ना? तो बेटा यदि आज हम 145 करोड़ भारतीय हैं, और 145 करोड़ भारतीयों में से बेटा जो ये पद निकले हैं दिल्ली पुलिस के, उनमें यदि आप शामिल होंगे तो समझ लीजिएगा कि आप कितने मेहनती होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे। एक बार उस आंकड़े को उठा के देखो, है ना? और जब 145 करोड़ में अपने को बच्चों खाकी वर्दी पहनने वाले बच्चों में शामिल होना है, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। 145 करोड़ को चीरते हुए जब हम खाकी वर्दी की तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो एक एक शब्द मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। तो बेटा किशन गंगा नाम की नदी ने पानी किस में गिराया है? झेलम के अंदर। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी? झेलम की ट्रिब्यूटरी। झेलम ने पानी किस में गिराया है बेटा? झेलम ने पानी गिराया है गुरुजी चिनाब में। तो झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी? चिनाब की। ठीक है? यहां तक बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। आगे आ जाओ फिर।
ये कौन सा इलाका है बेटा? गुरुजी ये आपने जो पढ़ाया है ये हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल। यदि ये हिमाचल प्रदेश तुम पढ़ रहे हो तो बेटा ये हिमाचल प्रदेश का एक इलाका है जिसका नाम है व्यास कुंड, या इसको हम बोलेंगे, व्यास कुंड को बाद में पढ़ेंगे। इसका नाम है बेटा रोहतांग पास। रोहतांग नाम का दर्रा तुम बोल मत देना कि नहीं पढ़ाया। रोहतांग दर्रा मैंने पढ़ाया हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल पढ़ाया सर जी। रोहतांग नाम का जो दर्रा है बेटा, यहां से एक नदी निकलती है, बिल्कुल निकलती होगी गुरुजी। निकलने वाली ये नदी रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। बेटा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हुई एक नदी पंजाब के पठानकोट से बहते हुए पाकिस्तान के अंदर एंटर करते ही अपना पानी किस में गिरा देती है? चिनाब के अंदर गिरा देती है। बेटा ये जो चिनाब की तरफ, पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रही है नदी, इस नदी को हम क्या बोल देंगे? इस नदी को हम बोल देंगे रावी नदी। तो रावी नदी ने भी अपना पानी कहां गिराया है गुरुजी? अपना पानी रावी नदी ने भी चिनाब में गिराया है। किस में गिराया है? चिनाब में, ठीक है ना। हाँ, गोमल भी जो आएगी बेटा, ये पीओके क्षेत्र से ही निकल के आएगी गोमल रिवर, ठीक है ना। ये कहां से निकलती हैं? ये इतनी बड़ी नदियां नहीं है, गोमल रिवर, गिलगित रिवर, ठीक है, कि इतनी बड़ी नदियां नहीं है कि इनके हम गांव को भी पढ़ें कि यार ये उस गांव से निकलती है, ये उस क्षेत्र से निकलती है, ये वहां पर मिलती है, नहीं। सिंधु नदी तंत्र के अंदर बच्चों जो महत्वपूर्ण नदियां होंगी वो 6 नदियां होंगी। एक तो शोक नदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 5 नदी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। तो टोटल 6 नदियों के ओरिजिन पॉइंट आपको पता होने चाहिए, और बाकियों के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये नदियां बाएं ओर से गिरती हैं या दाएं ओर से गिरती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आप लोगों ने एक नदी सुनी है, बिल्कुल सुनी है सर, जिसका नाम है सतलुज। बेटा वो सतलुज नदी जो है ना, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है? ये सारा का सारा क्षेत्र तिब्बत है। बेटा ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है गुरुजी? ये तिब्बत क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तिब्बत के अंदर जो मैंने आपको मानसरोवर झील पढ़ाई, तो मानसरोवर झील के पास मैंने एक ताल पढ़ाया, राक्षस ताल। बेटा इसी राक्षस ताल से एक नदी निकलती है, निकलती हुई ये नदी भारत की तरफ बढ़ती है, और भारत की तरफ बढ़ती हुई ये नदी बेटा सबसे पहले एंटर यानी कि प्रवेश करती है, भारत के अंदर ये प्रवेश करेगी। बेटा भारत के अंदर जहां ये प्रवेश करेगी तो इस जगह को हम बोलेंगे सिपकिल्ला। कौन सा पास बोल देंगे इसको? सिपकिल्ला पास बोल देंगे। तो सिपकिल्ला दर्रे से होते हुए बेटा ये भारत में क्या करती है? प्रवेश। और भारत के कौन से प्रदेश में? सिपकिल्ला दर्रा कौन से प्रदेश में पड़ाया? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में फिर ये बहती है सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब होते हुए मेरे दोस्त ये चली जाती है कहां पर गुरुजी? पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में जाके बेटा चिनाब नाम की नदी के अंदर अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। बेटा चिनाब नाम की नदी के अंदर जहां पर इसने गिराया पानी, चिनाब नाम की नदी और सतलुज नाम की नदी बच्चों जहां पर मिलती है उस जगह को बोलते हैं उच्च शरीफ, पाकिस्तान। तो ये क्या है बेटा? पाकिस्तान आ चुका है, जहां पर सतलुज और चिनाब एक दूसरे के साथ मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद बेटा चीन तो आएगा नहीं, पाकिस्तान ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर यार तुम मतलब दबाव दिया करो यार, इस दिमाग को तुमने खुला छोड़ दिया है। तुम्हें यही नहीं पता कि पंजाब के साथ सीमा किसकी लगती है। तो जब मैंने पड़ोसी पढ़ाए थे तो उसमें तुम्हें क्या पढ़ाया था? तो बेटा जब मैंने पड़ोसी पढ़ाए थे तो उसमें मैंने सीमा ही तो बताई थी कि पंजाब के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो जब पंजाब से नदी जाएगी आगे तो पाकिस्तान में ही जाएगी, नेपाल में थोड़ी जाएगी यार, हैं? बेटा दिमाग के ऊपर कोई बिरड़ वगैरह लड़की गए, मोटा हो गया मेरे ख्याल से, दिमाग सूज गया है ना।
जब तुम्हें स्टार्टिंग से मैंने ये बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं, तो ये किसके लिए बताई हैं कि भाई किसकी सीमा किसके साथ लग रही है, ताकि जब भी हम पर्वत पढ़ें, जब भी हम खेती बाड़ी करें, जब भी हम नहरें पढ़ें, जब भी हम नदियां पढ़ें, जब भी हम झील पढ़ें, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे, यहां पर एक कुंड है। यहां पर एक कुंड है बेटा, इस कुंड का नाम है व्यास कुंड। इस कुंड का नाम क्या है? व्यास कुंड। और व्यास कुंड भी कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे कोई पूछ ले कि व्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बेटा हिमाचल प्रदेश के इस व्यास कुंड से निकलने वाली एक नदी पंजाब के अंदर जाके अपना पानी गिरा देती है, किसके अंदर? सतलुज नदी के अंदर। बेटा ये जो नदी पानी गिरा रही है ना, इस नदी का नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई? बिल्कुल। बेटा मैं आपसे पूछूं कि यह पाकिस्तान का उच्च शरीफ क्षेत्र है, जहां पर 5 महत्वपूर्ण नदियों का पानी इकट्ठा हो चुका है, जिसमें झेलम है, चिनाब है, बेटा रावी है, व्यास है, सतलुज है। ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, और व्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। बेटा हम बात करें तो यहां पर चिनाब की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएंगी? एक झेलम हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी? आपको याद रखना है, रावी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रावी। तो जब इन 5 नदियों का पानी यहां पर इकट्ठा हो चुका है, तो मेरे दोस्त इससे आगे जब ये नदियों का पानी बहेगा, तो बहने वाले इस पानी को बेटा हम बोलेंगे पंचनद। क्या बोलेंगे? पंचनद नदी। तो इसका नाम हो जाएगा पंचनद नदी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका नाम क्या होगा? पंचनद नदी। ठीक है ना। और बेटा ये पंचनद नाम की नदी आगे चल के पाकिस्तान का एक स्थान है, जहां ये पानी सारा का सारा नदियों का सिंधु नदी के अंदर पड़ जाता है। बेटा इस स्थान को हम बोलते हैं मिथनकोट। अब फटाफट मेरे को बताओ कि मजा आया नहीं आया तुम्हें, या तुम्हें सिर्फ रटने की आदत है कि यार हम पढ़ लेते हैं, वो नदी इसकी सहायक है, वो नदी उसकी सहायक है। अब बेटा मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे जाल को ही समझा दिया है कि सिंधु नदी किस तरीके से बहती है। अब यहां से हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो एक एक बात आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। बेटा सतलुज नदी ये है, जो राक्षस ताल से निकल के आ रही। चलेगा, अब हम यहां पर बात करते हैं बेटा। हेडिंग डालिएगा फटाफट। अब मैं यहां से आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आप लोगों को क्वेश्चन कवर करने हैं। सिंधु नदी। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जो है बेटा वो किस प्रकार की नदी है। एक बारहमासी नदी है। ठीक है, और ये बारहमासी नदी कोई आज से नहीं बह रही, बल्कि ये ऋग्वेद के समय से बह रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी। इंग्लिश में बोलेंगे मेन रिवर ऑफ ऋग्वेदा। मेन रिवर ऑफ ऋग्वेदा।
ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये मेरे दोस्त ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसको हमने सबसे महत्वपूर्ण क्यों बोला? क्योंकि इस नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किया गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन बेटा सबसे ज्यादा बार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका ओरिजिन पॉइंट, उद्गम बिंदु आपसे पूछा जाएगा। उद्गम का मतलब होता है कि कोई भी नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से है। तो बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से हिमालय से निकलती है, तो आप बोल दोगे, या आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले कि कौन से अक्षेत्र से निकलती है, तो आप बोल देंगे बोखरचू अक्षेत्र से। अक्षेत्र का नाम क्या होगा बेटा? बोखरचू। ग्लेशियर भी बोल देते हैं इसको, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, बोखरचू जो ग्लेशियर है ये किसका पार्ट है? तुम बोल दोगे ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है। आपसे पूछ लेगा कि ये नदी कौन सी झील के निकट से निकल के आती है, तो बेटा ये जो चेमायुंगडुंग नाम का ग्लेशियर है ना, ये कौन सी झील के निकट? मैंने आपको बताया मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, और ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बेटा आपसे पूछ ले कि कौन सी रेंज का पार्ट है, तो आप लोग बता दोगे कि कैलाश रेंज का पार्ट है। बेटा ये जो कैलाश रेंज है ये कौन से हिमालय का हिस्सा है? आप बता देंगे कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और आपसे पूछ ले कि ये जो सारा का सारा क्षेत्र फैला हुआ है ये कहाँ फैला हुआ है, आप बोल देंगे ये तिब्बत में फैला हुआ है। और बेटा तिब्बत किसका पार्ट है? चीन का पार्ट है। तो एक एक पॉइंट हमने पढ़ लिया। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि यहां से नदी निकल चुकी है, तो बेटा तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? हमने पढ़ा कि तिब्बत में इसका जो नाम होगा वो सिंधी खम्बान होगा। सिंधी खम्बान। बेटा उसके बाद ये भारत में क्या करेगी? एंटर करेगी। भारत में प्रवेश कहां पर करती है? तो तुम बोल दोगे भारत में ये प्रवेश करती है सर जी दमचौक के अंदर। दमचौक लद्दाख। फिर आपसे पूछ लेगा बेटा कि ये कौन सी रेंज के बीच बहती है, तो मैंने आपको बताया दो रेंज, एक लद्दाख रेंज और दूसरी रेंज कौन सी थी बच्चों? जास्कर रेंज। दोनों की दोनों रेंज कौन से हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। तो मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ट्रांस हिमालय में बहने वाली भारत की महत्वपूर्ण नदी कौन सी होगी, तो सिंधु नदी होगी। तो लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बेटा ट्रांस हिमालय में ये क्या है? बहती है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बच्चों जो ले है, ले किसकी कैपिटल है? लद्दाख की। ये कौन सी नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत से जो एग्जिट करती है ये कहां से करती है बेटा, तो आप लोग बता देंगे कि भारत से बाहर ये चिल्लास, चिल्लास से बच्चों ये भारत से बाहर चली जाती है। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहती है। और पाकिस्तान की तो बच्चों ये राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान बोल देंगे इसे। पाकिस्तान की कैसी नदी हो जाएगी? ये राष्ट्रीय नदी हो जाएगी बेटा। पाकिस्तान की कैसी नदी हो जाएगी? राष्ट्रीय नदी। मैंने आपको बताया कि कोई भी नदी जो है जब अपना पानी गिराएगी किसी सागर और खाड़ी के अंदर, तो बेटा उस मीटिंग पॉइंट को मुहाना कहा जाता है, माउथ कहा जाता है।
आपसे पूछा जाएगा ये नदी जो है अपना माउथ कहाँ बनाती है, तो आप बोल देंगे अरेबियन सी के अंदर, यानी कि अरब सागर के अंदर। तो अरब सागर में अपना मुहाना बनाने का ये क्या कर देती है, काम कर देती है। अरब सागर में ये अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करें कि सर इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो गुरुजी इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। लेकिन हमें भारत के अंदर पूछना है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में ये कितने किलोमीटर बहती है, तो आपको याद रखना है 1114, 1114 किलोमीटर बहती है बेटा। कितने किलोमीटर बहती है ये, 1114 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है। ठीक है, याद रखेंगे, रखना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है, बिल्कुल है गुरुजी। क्यों है भाई विवाद? जल के बंटवारे को लेकर। विवाद का कारण है बेटा। इस विवाद को फिर खत्म करने के लिए क्या हुआ, एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम क्या बोल देते हैं, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता, इंग्लिश में बोलेंगे इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। बेटा ये जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर हुआ था बेटा, ये पाकिस्तान की राजधानी कराची में। गुरुजी पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है, लेकिन बेटा जब समझौता हुआ था उस समय तक पाकिस्तान की राजधानी कराची ही हुआ करती थी। तो गुरुजी कब हुआ था फिर समझौता? बेटा ये समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को। सर जी ये समझौता करवाया होगा तो किसी ना किसी बिचौलिए की भूमिका रही होगी। बेटा बिना बिचौलिए के तो समझौते होते नहीं हैं। ठीक है, तो ये बिचौलिया कौन था? वर्ल्ड बैंक था। तो बेटा वर्ल्ड बैंक ने क्या करवाया था, समझौता करवाया था दोनों देशों के बीच। ठीक है ना, याद रखेंगे। बेटा हम बात करें तो इस समझौते के तहत टोटल 6 नदियों का जो जल है वो बांटा गया था। उन 6 नदियों के अंदर हम बात करें तो एक नदी थी आपकी सिंधु। बेटा सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब है, और चिनाब के अंदर एक पानी गिराती है झेलम। तो 3 नदी बच्चों एक साइड याद रखनी है, और फिर 3 नदी एक साइड याद रखनी है, रावी व्यास सतलुज। ये 3 नदी बच्चों आपको एक साइड ध्यान रखनी है। ठीक है, हम बात करें तो कराची के अंदर जो समझौता करने गए हुए थे ना, वो अपने प्रधानमंत्री गए हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बेटा पाकिस्तान की तरफ से थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। तो ये जो 3 नदियों का पानी है ना, रावी व्यास सतलुज बच्चों, ये भारत को इस समझौते के तहत मिला। और ये जो 3 नदियां हैं, जो बड़ी नदियां जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, ये बेटा पाकिस्तान को। ठीक है, तो हम बात करें तो टोटल इन 6 नदियों के 100% में से पाकिस्तान के हिस्से, ये जब 3 बड़ी नदियां चली जाती हैं तो बच्चों वो 80% पानी चला जाता है। और भारत के हिस्से बच्चों बचा कितना, सिर्फ है 20%। तो इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी का और सिंधु की सहायक नदियों का कितने प्रतिशत जल जो है वो यूज में लेके आ सकता है, 20% लेके आ सकता है। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। यहां से मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी? सबसे बड़ी सहायक।
तो बेटा उसका नाम है चेनाब, चेनाब नदी। मैं आपसे पूछ लूं कि चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका नाम है अस्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है बेटा, अस्किनी नदी। चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा। कौन सी रिवर, चंद्रभागा रिवर। ठीक है बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं झेलम, इस झेलम नदी का आपसे पुराना नाम मैं पूछ लूं तो याद रखेंगे झेलम का पुराना नाम है वित्सत्ता। या बेटा हम बोल सकते हैं हाइडेस्पिज। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था बेटा, उसको हम हिस्ट्री में हाइडेस्पिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइडेस्पिज। ठीक है, हम बात करें ये जो रावी है, रावी का पुराना नाम क्या है बेटा, परूसणी। व्यास का पुराना नाम क्या है, विपासा। विपासा बसु नहीं, कहीं तुम विपासा बसु समझ लो। ठीक है, विपासा। बेटा सतलुज का पुराना नाम क्या होगा, सद्रु। क्या होगा, सद्रु। हम बात करें तो सतलुज की जो टोटल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है बेटा, 1500 किलोमीटर। लेकिन गुरुजी भारत के अंदर कितनी बहती है, भारत के अंदर 1050 किलोमीटर। ठीक है, 1050 किलोमीटर। तो ये पूरा का पूरा आपका इंडस रिवर सिस्टम था, सिंधु नदी तंत्र था। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहां से एक क्वेश्चन और आपसे क्या पूछेगा कि भाई सिंधु की राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी कौन सी और लेफ्ट हैंड साइड की। तो बेटा मैंने आपको बताया कि ये चीजें रटने की नहीं है। ठीक है, यदि सिंधु नदी इस तरीके से आगे बहती है तो ऊपर वाला हाथ आपका हमेशा सुल्टा होगा, राइट हैंड साइड होगी। तो ये ऊपर से जितनी भी नदियां गिराएंगी पानी सिंधु के अंदर, ये सारी की सारी कहलाएंगी बेटा राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी। और ये जो हाथ है मेरा, ये क्या है बेटा, उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरी होंगी, जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, जिनका पानी बच्चों सिंधु नदी के अंदर जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा पंचनद नाम की नदी कौन से देश में बहती है, तो ये पंचनद नाम की नदी बेटा, इन 5 नदियों का जो जल इकट्ठा हुआ, जो मिठान कोट के अंदर जाके पाकिस्तान में गिराया बच्चों सिंधु नदी के अंदर, तो ये पंचनद नाम की नदी पाकिस्तान में बहती है। समझ में आई बात, यहां तक चीजें क्लियर हुई। हाँ, एक बार आप अपने हाथों से इस तरीके से बच्चों, जो मैंने आप लोगों को ये नदियां जोड़ के बताई हैं, एक एक नदी को आप अपने हाथों से जोड़ के देखो, और फिर मजा ना आए तो मेरे को कल की क्लास में बताना। ठीक है, अब आप लोग इसको सिर्फ देख रहे हो बेटा, अब इसको देखते देखते तुम जो एक एक शब्द अपने हाथों से लिखोगे, इस नदी को अपने हाथों से गुजारोगे, तो बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। क्योंकि अपने हाथों से किया गया कोई भी काम बच्चों भूला जा ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आप सिर्फ देखते रहोगे, सुनते रहोगे, हाथ को हिलाओगे नहीं, कॉपी पे पेन चलाओगे नहीं, तो बच्चों फिर गोले कैसे भर पाओगे। ठीक है, तो पेपर के अंदर सटीक गोले भरने के लिए अपने को मेरे दोस्त ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। तो आज के लिए इतना सा ही। बाकी यदि आपका कोई डाउट है तो वह कल की क्लास में, यानी कि कल का मतलब है कल आपका संडे है, तो आप प्रैक्टिस करना। तो मंडे की क्लास में मेरे दोस्त पढ़ेंगे हम सबसे बड़ा नदी तंत्र, जिसका नाम होगा इंडस रिवर सिस्टम। बच्चों जल ही जल नजर आएगा गंगा का, और नदियां ही नदियां नजर आएंगी जो गंगा के अंदर पानी गिराती हुई आप देखेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।